नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बात करते हैं राहुल गांधी का, जो लेख कल कई अखबारों में छपा था, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ दी थी और किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में धांधलेबाजी हुई, उसको सिलसिलेवार तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से लेकर स्टेप 5 तक उन्होंने बताया कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, किस तरीके से वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ और तमाम जो धांधलियां महाराष्ट्र में हुई उसको सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो मॉडल चोरी का महाराष्ट्र के चुनाव में अपनाया गया था, उसी मॉडल को अब बीजेपी बिहार में भी करेगी। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव मैच फिक्सिंग, उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग का अब संकेत उनको बिहार से भी मिल रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग ने उस पर पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया और हर पॉइंट का उन्होंने खंडन किया। और अब आज आर्टिकल फॉर आर्टिकल, जिसको एक तरीके से कहते हैं कि लेख के बदले लेख, तो आज देवेंद्र फडणवीस ने एक लेख छापा और उसमें देवेंद्र इंडियन एक्सप्रेस में वो लेख छपा हुआ है। अगर उसकी मैं कॉपी आपको दिखाऊं तो आपके स्क्रीन पर उसकी कॉपी होगी, अगर आप दिखा सके सागर। हाँ, ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस रिप्लाइज टू राहुल गांधी रिजेक्टेड बाय पीपल, नाउ ही रिजेक्ट्स पीपल्स मैंडेट। ये एक्सप्रेस ओपिनियन पेज है, उसमें उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं एग्जैक्टली कि उन्होंने क्या बोला है, तो मैं एक एक करके पॉइंट बताती हूं। लेकिन इसके पहले आपको बताऊं कि बीजेपी ने, ऐसा लग रहा है कि पूरी अपनी फौज खड़ी कर दी है राहुल गांधी का विरोध करने की, राहुल गांधी को एंटी नेशनल बताने की, राहुल गांधी को ऐसा प्रोजेक्ट करने की कि वो किसी भी संस्था या संस्थान में विश्वास नहीं करते। अब कल क्या हुआ था, जो चुनाव आयोग है उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल कल राहुल गांधी ने उठाए थे। और उन्होंने यही कहा कि उनको ये डर है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव को जीता गया, गलत तरीके से धांधली करके, उसी तरीके से हेराफेरी अब बिहार में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अब आज जब बीजेपी की फौज राहुल गांधी के सामने खड़ी हुई, तो अपने लेख में उन्होंने ये कहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों में हार पर आत्मचिंतन करने के बजाय लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को नकार रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हें नकार दिया है। फडणवीस ने इंडियन एक्सप्रेस और मराठी दैनिक लोकसत्ता में प्रकाशित अपने लेखों में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बिहार सहित आगामी विधानसभा चुनावों में भविष्य की हार के लिए अपने बहाने तैयार कर रहे हैं। फडणवीस ने अपने लेख में कहा कि कांग्रेस नेता लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनादेश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने राहुल गांधी को नकार दिया है और बदले में वह लोगों और उनके जनादेश को नकार रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार हार स्वीकार करना और आत्मचिंतन करना अधिक समझदारी होगी कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं, लोगों के साथ आपका जुड़ाव कहाँ कम हो रहा है और इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। फडणवीस ने यह भी कहा कि जहां तक महाराष्ट्र चुनाव का सवाल है, ये मूल रूप से महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला नहीं था। एक और कारक था भारत जोड़ो अभियान, लेकिन ये जोड़ो के नाम पर तोड़ो अभियान साबित हुआ। ये अभियान देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जनता के बीच गलतफहमियां पैदा कर रहा है, जिससे उन्हें देश के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया जा। इसमें न्यायपालिका और चुनाव आयोग भी शामिल है। फडणवीस ने कहा कि 1950 से लेकर नया कानून बनने तक कांग्रेस सरकारें सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती थी और सब तब उन्होंने कहा कि अब तक नियुक्त किए गए 26 आयुक्तों में से 25 को सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी समिति बनाई है जिसमें विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी विपक्ष में उसके नेता को शामिल किया गया है। 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि पर गांधी की आपत्ति का जिक्र करते हुए, जिन्हें उन्होंने फर्जी मतदाता कहा, फडणवीस ने कहा कि युवा मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के बीच 63 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। 2009 से 2014 तक 75 लाख नए मतदाता जुड़े और 2004 से 2009 तक 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं। इसका मतलब है कि 2024 में कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि 2004 में
विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तुलना में 5% अधिक मतदान हुआ था। 2009 में 4% अधिक मतदान हुआ, 2014 में 3% अधिक मतदान हुआ, 2019 में 1% अधिक मतदान हुआ और 2024 में 4% अधिक मतदान हुआ। इसके लिए 2024 में कुछ भी नया नहीं हुआ। फडणवीस में साथ में यह भी लिखा कि मतदान प्रतिशत में अचानक वृद्धि का दावा एक बड़ा मजाक है। क्या राहुल गांधी को यह नहीं पता कि शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय भी है और 6 बजे तक बूथ पर कतार में मौजूद हर व्यक्ति को अपना वोट डालने की अनुमति है। अब इस पर संजय राउत ने भी एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने क्या कहा है उसके बाद हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने फडणवीस को जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चाहे लेख लिखे या गीता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने बहुत सही मुद्दे उठाए हैं। फडणवीस क्यों चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं? चुनाव आयोग के बचाव में पूरी बीजेपी उतर पड़ी है। राहुल गांधी का लेख देश के लाखों लोगों तक पहुंच चुका है, लेकिन फडणवीस का लेख तो मैंने ही नहीं पढ़ा तो जनता ने कहां से पढ़ा होगा। राउत ने कहा कि राहुल गांधी का यह कहना बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र का चुनाव चुराया गया है। आज इस चर्चा पर हम शुरू करते हैं। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर अनिल सिन्हा जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लेख के बदले लेख लिखे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने लेख लिखा तो आज देवेंद्र फडणवीस खड़े हो गए, पूरी बीजेपी की फौज खड़ी हो गई है राहुल गांधी को गलत साबित करने में। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए क्या प्रॉब्लम है कि एक तो चुनाव आयोग ने मैंने उसका जो एक्सप्रेस में जो खबर छपी है चुनाव आयोग के हवाले से कि पॉइंट टू पॉइंट जो है वो जो उन्होंने किया है बिंदुवार, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, उसका खंडन, वो उस खंडन में कहीं बिंदुवार खंडन नहीं है। जो सवाल उन्होंने किए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, वही पुरानी बात कही है उन्होंने। और उसमें जैसे कि उन्होंने सवाल किया क्या कि जो मतदान में प्रतिशत जो आप अंतिम मतदान मतलब 5 से 6 के बाद जो आप 5 का आंकड़ा देते हैं, उसके बाद जो फाइनल टैली देते हैं, उस टैली में इतना फर्क जो है आज तक नहीं देखा गया। आपने इतना समय क्यों लगाया? और उसमें 0.63 और समथिंग परसेंट, वो 7% का गैप कैसे? वो जो डेटा है, ये दोनों डेटा में मतलब जो आपने क्या प्रोविजनल डेटा जो आपने सर्कुलेट किया, जो उसका जब फाइनल डेटा में इतना का फर्क आज तक नहीं हुआ था। उन्होंने वो सवाल और भी जो जितने सवाल हैं उस सवाल में किसी का जवाब नहीं अभी तक नहीं दे पाई है। दूसरा है क्या कि वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि आप उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है जो मतदाता सूची का वो दीजिए। मतलब कि एक आदमी अगर मान लिया 50 जगह अगर क्या कहते हैं वो एनरोल्ड है तो उसको हम चेक कर सके। वो क्या बोल रहे हैं चुनाव, मैंने पता किया जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे हमारे बिहार में, जो लोग इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज में है, वकील हैं, उनसे पूछा मैंने तो उन्होंने बताया कि वो जो चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने उनको ये दिया है, मतलब मतदाता सूची दी, वो सूची नहीं मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं कि मान लिया मेरा नाम अगर है तो हमारा एड्रेस क्या है, हमारा फोटो क्या है, वो जो आप जिसको आप बेसिक डेटा बोल सकते हैं, वो बेसिक ओरिजिनल डेटा मांग रहे हैं राहुल गांधी। वो ये देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है और वो कहता है हमने तो इलेक्टोरल रोल दे दिया है। दूसरा उन्होंने जवाब, देखिए जवाब सब क्या क्या है। जवाब में एक जवाब ये भी है कि कामठी में जो उनका उम्मीदवार था असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, उसको जो चुनाव में मतदान हुआ था इसके समय में, क्या कहते हैं विधानसभा के समय में, और जो लोकसभा में इतना गैप कैसे आया। अब उसमें जवाब क्या दिया है कि कामठी में बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था। अरे बीजेपी नहीं, बीजेपी लेड एनडीए का उम्मीदवार था, महायुति जिसको ये बोलते हैं, तो उसका उम्मीदवार था। तो आप जो है आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनका ये नहीं था? तो ये जो चल रहा है ना सारा कुछ, मतलब एक भी जवाब नहीं है। दूसरा है क्या, उन्होंने कहा क्या कि जो वीडियो जो महमूद प्राचा का मामला था कि भाई जिसको चेंज कर दिया उन्होंने कि जो वीडियोग्राफी की गई है उसको डालो, वो कह रहे प्राइवेसी। अरे ये थोड़े कह रहा है कि किसको वोट डाला वो मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं क्या कि जिन लोगों ने वोट डाला वो उसका
उसके बारे में सीसीटीवी फुटेज दीजिए, तो वो नहीं दे रहे हैं। तो कोई सवाल का जवाब अभी तक, मतलब वो जो डे 1 से है, जिसके लिए उन्होंने कानून भी बदल दिया कि ये प्राइवेसी के खिलाफ है, तो वो किसी का जवाब भी चुनाव आयोग देने के लिए नहीं तैयार है। अब क्या हुआ, मैं इसमें कहूंगा कि जिस अखबार में छपा है उस अखबार में मैंने 12 साल काम किए, 10 मतलब मेरे ख्याल में 12 साल वो अखबार, मतलब उसका हिंदी एडिशन जनसत्ता में मैं था। ये पहली बार है कि वो झूला झूल रहा है। वो कभी विपा राहुल गांधी की खबर छाप दी, और वो जो है इंडियन एक्सप्रेस में कभी ऐसा नहीं हुआ। वो छाप दिया उसका राहुल गांधी का लेख, उसके बाद खुद ही मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि खुद ही वो जो उन्होंने खबर जो आज जो चुनाव आयोग का जो खंडन छपा है उसमें क्या लिखता है, उसको खुद एंडोर्स कर रहा है। कहता है कि स्क्रूटनी बाय द इंडियन एक्सप्रेस ऑफ हिज एलिगेशंस एंड डेटा अराउंड ईच shows that Gandhi's criticism selectively cites records। एक्सप्रेस अपनी तरफ से कह रहा है, मतलब खंडन करना है चुनाव आयोग को, और एक्सप्रेस उनको ये बता रहा है कि एक्सप्रेस क्या की, एक्सप्रेस ने इसकी जांच की और इग्नोर्स, मतलब राहुल गांधी ने रिकॉर्ड्स को मनमाने ढंग से पेश किया है, यूज किया है। दूसरा, क्रूशियल कंटेक्स्ट, उसका जो कंटेक्स्ट है उसको इग्नोर किया है, मतलब वो जो संदर्भहीन है। एंड इन वन केस इवन ड्रॉज ए कनेक्शन वेयर नन एग्जिस्ट। अब वो मान लिया वो किसके कामठी के बारे में, अरे वो मतलब एक वो गलत चूक खाली इसमें उनकी ये थी कि शिवसेना, इसका जो था क्या कहते हैं शिंदे वाली शिवसेना, उसके कैंडिडेट के बदले उन्होंने बोल दिया कि रामटेक में कैंडिडेट इनका था, बीजेपी का, बस उसको लेकर उड़ गया। और कैंडिडेट उनका कहने का मतलब था कि बीजेपी लेड जो कोलिशन है उसका। तो ऐसे सारे सवाल हैं। ये आप मत समझिए कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस, नड्डा भी बोले, पूरी बीजेपी उतर गई है, लेकिन इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को देखने की जरूरत है। महाराष्ट्र का ऐसा मामला है कि महाराष्ट्र में ये जो एनसीपी है, वो एनसीपी शरद पवार की वो जाने की तैयारी में है उधर, मतलब उनके साथ मतलब अजीत पवार के साथ वो उनका मिलने वाला है। एक नई जो क्या कहते हैं सिचुएशन यहाँ आने वाली है अब। लेकिन वो मतलब इंडिया गठबंधन में सबसे वीकेस्ट लिंक अभी जो बनकर उभर रहा है वो है शरद पवार की पार्टी। तो राहुल गांधी ने एकदम पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ, इसको मैं पॉलिटिकली देख रहा हूं, ये डिटेल में मत जाइए। ये तो ये जब जो आयोग, जिस आयोग में पहली बार, मतलब आप लोग भी इतने दिन से जर्नलिस्ट है, हम तो मतलब निकल गए, अब हो गया खत्म, मतलब हमारा फेज। हमने इतना बार सेशन को भी कवर किया है। वो कभी भी ऐसा चुनाव आयोग ने, जब आपने शिकायत की तो आप शिकायत करता है, आप पार्टी नहीं है। और ये नहीं मानकर वो चल रही है क्या कि स्टेक होल्डर आप नहीं है, आप नहीं चैलेंज कर सकते। ये कह रहा है कि आप डिफेम कर रहे हो। यही भाषा राजीव कुमार ने शुरू से अपनाया कि ये जो है जो लोकतांत्रिक संस्था को आप डैमेज कर रहे हैं, आप एनार्की फैला रहे हैं। ये नहीं है लैंग्वेज किसी इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि इस चुनाव आयोग कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन पर बराबर उनका हक है वो। लेकिन ये बराबर उनका एक भी, आप चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी क्या फडणवीस या कोई भी आदमी कैसे डिफेंड कर सकते हैं उसको? वो उनको डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है। वो चुनाव आयोग जो कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को एक मतलब इतने भाषण उनके हुए, कम्युनल क्या कहते हैं सेना का नाम लेने के वाला, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है उस सब के खिलाफ उनके भाषण हुए, पर्सनल अटैक्स, उसको एक भी चिट्ठी नहीं भेज पाई। और पहली नई परंपरा उसने कायम की, ये जो चिट्ठी है वो हम पार्टी अध्यक्ष को भेजेंगे। उसमें लिखा कि ये प्रेसिडेंस नहीं है, ऐसा इसके पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम ये चालू करेंगे। क्यों चालू करेंगे? कि प्रधानमंत्री का पता उसको मालूम नहीं, उसको होम मिनिस्टर का पता मालूम नहीं। वो चुनाव आयोग इस तरह काम नहीं कर सकता। चुनाव आयोग एक मतदाता, एक कैंडिडेट, मैं आपको एक उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, फिर से दूंगा। 2006 में
इलेक्शन हुआ, 2006 का ही इलेक्शन है मेरे ख्याल में, 6-5 का, 2004 के इलेक्शन के बाद लोकसभा इलेक्शन में अब इसका धर्मेंद्र यादव जीत गए इसकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, वहां मैनपुरी का मेरे ख्याल में है। अभी थोड़ा सा इसको चेक करना चाहिए, लेकिन ये कैंडिडेट मैं सही बोल रहा हूँ। वो वहां पर जब जीत गए तो लोगों ने आपत्ति की कि बूथ रिगिंग कैप्चरिंग हुआ है, तो चुनाव आयोग ने सबकी बैठक बुलाई, एक एक कैंडिडेट की, मतलब जो ये कैंडिडेट था, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 16 कैंडिडेट थे टोटल, सबकी बैठक बुलाई। उसके बाद एक तो उनको कर दिया, क्या कहते हैं, जहां बूथ पर आरोप लगाया था उनको कर दिया, उससे भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो उसने उसको रद्द कर दिया चुनाव को। अच्छा, ये घटना तब हुई जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, यहाँ सेंटर में यूपीए की गवर्नमेंट थी, चुनाव आयोग और यूपीए में वो पार्टी ये थे, भागीदार थे मुलायम सिंह, लेकिन उनको वो रद्द कर दिया चुनाव। उसके बाद उन्होंने नया चुनाव करवाया, हालांकि समाजवादी पार्टी फिर से जीत कर आई, लेकिन उन्होंने ये किया, क्या कहते हैं, चुनाव को रद्द किया। और उसको वो हुआ ऐसा था कि मुलायम सिंह जीत कर गए थे, उन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया सीट को, और उसका चुनाव हुआ था, और उस चुनाव में धांधली का आरोप। तो आप देखिए क्या कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, कोई किसी आदमी ने किया हो, एक एक आदमी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये नई परिपाटी है कि जो सरकार कहेगी वही करना, और पूरी सरकार उतर आई। कम से कम इनको इतना परहेज, आप अमित मालवीय से लेकर सारे लोग उतर आए, मतलब पूरा टीम पूरी उतर आई, बीजेपी की सरकार उतर आई। कम से कम इतनी तो इनको रखनी चाहिए थी संस्थाओं की इज्जत, कि कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बोलना था। जेपी नड्डा भी मंत्री है, लेकिन मान लिया कि वो पार्टी अध्यक्ष है, तो वो उनकी तरफ से आए तो एक बात भी, वो भी नहीं आना चाहिए, वो आना नहीं चाहिए, इसीलिए कि चुनाव आयोग यहाँ कटघरे में है। चुनाव आयोग को खुद को डिफेंड करना है, इसमें कोई पार्टी उनके तरफ से आए, चुनाव आयोग बीजेपी या मोदी सरकार की का अंग नहीं है। ये जो मतलब ये जो अंतर है, ये जो भेद है, संवैधानिक संस्था, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी में, वो भेद मिट गया है, और ये भेद बहुत गलत है। संजय राउत ने सही सवाल उठाया, सही बात कही कि भाई ये जो है, ये मतलब राहुल गांधी का समर्थन किया। अब जो सिनेरियो है बहुत अच्छा हुआ, मैं राहुल गांधी का ये मतलब कदम, इस कदम को एकदम सही राजनीतिक कदम बताऊंगा, क्योंकि बिहार में जो सरकार है अभी, उस सरकार में आने में बहुत कम का फासला था, आपको मालूम है, 5-6 सीटों से में 2-3 सीटों से हो जाता, इधर से उधर 5-6 सीट का फर्क था। उस सीट में मतलब 3-4 सीट पर अगर होने से फर्क हो जाता। उसमें आरोप है कि 1500 वाली जो सीटें हैं उस पर रिकाउंट करके बीजेपी का कैंडिडेट जीता, जो कि अमूमन ये आरोप लगता है, क्योंकि बहुत क्लोज कॉन्टेक्स्ट है। इसमें आपने कुछ अगर मत ये कर दिए, इनवैलिड कर दिए, तो आपका हो गया। तो वो वहां पर क्लोज कंटेस्ट में बीजेपी को मिला। और ये इसका सबूत कहां से आया? सबूत आया कि कई सीटों का तय नहीं हुआ था, मैंने क्लोज उस पर वॉच रखा था, कई सीटें का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, और उसके बाद भी ये हो गया, क्या कहते हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जीत घोषित कर दी थी। तो ये यहाँ है। यहाँ भी क्या है, महाराष्ट्र में सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना वो, कि जो आपने जो डेटा में ये है उसका ओरिजिनल डेटा हमको शेयर करिए, वो देने के लिए तैयार नहीं है। सीसीटीवी फुटेज का के बारे में उनका हरियाणा वाला में था, वो आप करिए शेयर, और उसके बाद आरोप, जितने आरोप लगे हैं उसको आप जवाब दीजिए। वो किसी का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो उल्टे उनको कह रहा है कि आप डिफेम कर रहे हैं फला। ये काम नहीं है चुनाव आयोग का। और जिस तरह से फडणवीस या बाकी लोग आए हैं चुनाव आयोग के पक्ष में, इससे यही साबित होता है कि चुनाव आयोग का और जो उसकी विश्वसनीयता है वो कम होती। अच्छा, एक चीज है अनिल जी, कि क्या राहुल गांधी ने इस तरीके का लेख लिखकर
एक बार फिर से एक नई लकीर खींच दी है, क्योंकि सबने सोचा कि अरे चुनाव धांधली को लोग भूल जाएंगे, लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कल अचानक से ये बात कही कि जो धांधली महाराष्ट्र और हरियाणा में दिखी थी, उसका रिपीट अब हम बिहार में देखने जा रहे हैं। क्या ये बात कहकर वाकई में चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को राहुल गांधी ने विचलित कर दिया है और तीर वहां पर मारा है जहां पर एक्चुअली उनको लग रहा है बहुत बुरी तरह? क्या है कि वो सारा कैंपेन जो है ना, देखिए उनका वो विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने एक सही कदम उठाया, क्योंकि ये लोग सरकार की मदद से, मतलब मशीनरी की मदद से वहां पर जो मतदाता सूची में हेर फेर करते या वो सब करते, वो पहले ही उसने उनको उजागर कर दिया है। तो अब जो है लोग भी अलर्ट रहेंगे, इतना आसान नहीं रहेगा बिहार में उसको करना, क्योंकि ये बात इनको, यही गलती हुई थी कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को जो है उनको करना था, इसके क्या कहते हैं, इनके मतलब अलर्ट रहना था, वो रहे नहीं, तो जिसकी वजह से ये हो गया। अब है क्या, ये जो कह रहे हैं ना, देखिए इसमें कोई दम नहीं है। हम तो बराबर शेयर करते रहते, सवाल ये नहीं है, सवाल वहां मुद्दा दूसरा है। मुद्दा ये है कि जो मतलब जो आरोप है असली में कि कुछ लोग हैं जो ऐड कर दिए जा रहे हैं सब जगह। अब वो लोग को आइडेंटिफाई जब तक आप नहीं करते हैं, जो उनके पास मतलब उनका जो अंदेशा है लोगों का कि आप बंगाल में भी अपना नाम आपका है 2 लाख लोगों का, और वही 2 लाख लोग हरियाणा में भी नाम चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है। अब ये नाम जब तक डिटेक्ट नहीं होगा, और कौन लोग, जो लोग मर गए उनका भी नाम आप रखे हुए हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट जो क्या कहते हैं वोटर लिस्ट बने, और जिसमें कि जो भी जैसे भी पता करने के, मान लिया कि नीलू व्यास का नाम है, उनका क्या कहते हैं, तो वो उनका पता क्या है और इनका नाम एक ही जगह है या 5 जगह है, ये सारा कुछ पक्का हो जाए। ये जो है, इसके लिए चुनाव आयोग कोई डेटा को जांच करने के लिए नहीं है। दूसरा आप देखिए ना, महाराष्ट्र या क्या कहते हैं जो हरियाणा में जो शिकायतें आई, चुनाव आयोग ने उस पर क्या किया? उसने क्या किया, आप जिस कलेक्टर के बारे में था कि यहाँ पर चुनाव की धांधली हुई, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो रिटर्निंग ऑफिसर को ही जांच का आदेश दिया। अब वो आदेश अपने खिलाफ वो जांच करेगा, जो बेसिक जुरिस्प्रूडेंस है उसी के खिलाफ है कि ये जो जस्टिस जुडिशियल सिस्टम या पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम है कि जो आदमी आरोपी है उसको अपनी जांच नहीं करना है। अब अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी इसको क्यों कर रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसका उदाहरण पेश कर चुका है। रंजन गोगोई जब पर आरोप महिला ने लगाया तो खुद वो जो है क्या कहते हैं बैठ गए कुर्सी पर और फैसला ले लिया, अपने आरोपी थे, और वही जो है तो अपनी जो है सुनवाई कर ली। तो ये जो है, यही है चुनाव आयोग का। अच्छा, उस पर जवाब क्या दिया इसने? राजीव कुमार का जवाब है, खड़गे को लेटर लिखा उन्होंने, उस लेटर में उन्होंने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है, हमारा डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर है, असिस्टेंट ये है, टोटल नाम लिख करके बताया, उनको डिफेंड करना एकदम गलत। उनका काम वो डिफेंड करना नहीं है, उनका काम है कि वोटर्स के राइट को, कंटेस्टेंट के राइट को, क्या कहते हैं चुनाव की शुचिता जिसको आप बोलते हैं सैंक्टिटी, उसको प्रोटेक्ट करना उनका काम है। उनका काम अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ तो डॉक्यूमेंटेड है, तो इसीलिए कोई जवाब नहीं है उनके पास। मैं जो आपको बता रहा था कि ये पूरा का पूरा मीडिया और ये सब लग गया है, इसीलिए कि बहुत डिफिकल्ट पोजीशन हो गई। और लेकिन ये गलती कर रही है बीजेपी कि जितना ये बोलेगी चुनाव आयोग के पक्ष में, उतना ही चुनाव आयोग की जो क्या कहते हैं विश्वसनीयता, उसकी जो उसका स्टेचर, उसका कद जो है छोटा होगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये तो इनके पक्ष में ये बोल रहे हैं, तो वो डिफेंड करना उनके लिए आसान होगा। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र का इशू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है वो पॉलिटिक्स में अब एक चीज और आपको कहूंगा। आप बताएं कि ये जो जनादेश की बात कर रहे हैं फडणवीस, तो किस तरह से सरकार बनाई थी इन्होंने,
वो कुछ छिपा हुआ है। अब बताइए कि आप जब सुचिता की बात करेंगे तो कहता है क्या, कानून में कहा गया है कि आप क्लीन हैंड से आइए। तो आपका हैंड कितना क्लीन है? वो लोग क्या भूल गए कि सूरत, और खुद दावा किया कि हमने ये किया, सूरत, गोवा, मतलब सूरत, फिर कामाख्या, वो क्या कहते हैं, गुवाहाटी, फिर गोवा, आप लेकर के मंत्री जो मंत्री जो अभी शिंदे है, ऑलरेडी मिनिस्टर है वहां के, और वो जो है अपने ही सरकार के विरुद्ध में जो है सब जगह घूम रहे हैं लेकर के, और सारा वीडियो है आपके पास। और उसके बाद आप किस तरह से आपने उसको किया। सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है सो अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध है इनका, क्या कहते हैं, सरकार, लेकिन चूंकि आपने रिजाइन कर दिया, उद्धव ठाकरे को उन्होंने कहा, इसीलिए हम किसको देंगे, तो जो है उसी को रहने दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ये है, क्या कहते हैं, कहा हुआ है कि सरकार ये इलीगली किया गया। तो आप सोच लीजिए कि क्या है। तो मुझको लग रहा है क्या कि कोई क्रेडिबिलिटी ना चुनाव आयोग की रही, ना गवर्नमेंट की है। अब ऐसे में राहुल गांधी के सामने ये क्या कहते हैं, चैलेंज है कि उसको लोगों के पास कैसे ले जाते हैं। बिहार के लिए एक जरूर उन्होंने घंटी बजा दी है, खतरे की घंटी की ये होगा। अब जो है, जो वर्कर्स है पॉलिटिकल पार्टी, वो भी सोए रहते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग भी इस आरोप में दम है कि आप लेकिन एक चीज और भी है अनिल जी, अगर आपने देखा हो, भाई बीजेपी ने तो पूरी अपनी फौज उतार दी राहुल गांधी पर हमला करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने इतना बड़ा लेख हर अखबार में लिखा, कई भाषाओं में लिखा, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को उस तरीके से डिफेंड नहीं कर पाए। और जबकि बावजूद इसके कि इतना बढ़िया उन्होंने लेख लिखा और इतनी साफगोई से हर पॉइंट को उन्होंने रखा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो बाकी प्रवक्ता हैं इनके बड़े बड़े, और जो बाकी नेता हैं जिनको पूरी जिम्मेदारी पार्टी संभालने की दी जाती है, आखिर वो क्या कर रहे थे? आज का ये सवाल हमें नहीं पूछना चाहिए? नहीं, देखिए, सवाल पूछना जरूर चाहिए, और उसमें एक चीज और समझ लीजिए कि ये है क्या, इसको समझने की जरूरत है। समझना ये है कि एक रीअलाइनमेंट जो है फोर्सेस का विद इन द कांग्रेस, और ये में एक नए तरह का समीकरण बन रहा है इंडिया गठबंधन और उसके अंदर में भी। अब जैसे कि शरद पवार अगर मान लिया अजीत पवार के साथ मिलते हैं, इसी तरह से विद इन द कांग्रेस जो है, जो स्लीपर सेल है, वो जो है उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। एक्सपोज नहीं, उनको बाहर जाना पड़ेगा। वो मैं मुझको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो शशि थरूर टाइप, ये G23 के बचे हुए लोग हैं, उनको जो है उनको जिस मतलब कांग्रेस की ये से निकलना होगा, हमको लग रहा है निकलना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इनके पास। और ये क्या हुआ कि राहुल गांधी, ये मतलब आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकली काफी जबरदस्त अकेले फाइट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त फाइट है। उन्होंने ही पहले सवाल उठाया कि हमारा क्या, ये जयशंकर वाला, कि जयशंकर के बयान से हमारा कितना नुकसान हुआ, और ये बयान जो है देश के खिलाफ नहीं था। ये सवाल उठाया और ये मुद्दा बना, और ये मुद्दा ऐसा बना कि अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाए, ये है क्या कहते हैं बीजेपी या मोदी सरकार। इसी तरह से उसमें वो भी एक्सपोज हो गए, शशि थरूर, मनीष तिवारी, उन लोगों ने खुद को एक्सपोज किया। देखिए, ये लोग उनका काम आसान कर रहे हैं राहुल गांधी का। जो लोग खामोश बैठ रहे हैं या नहीं तो उस साइड से बोल रहे हैं, चिदम्बरम और ये सारे लोग, ये उनका काम आसान कर रहे हैं। उनको अगर ये लोग निकालते तो, और ये इनको इन पर कुछ कार्रवाई करते, तो ये उनके लिए कठिन होता राहुल गांधी के लिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि देखिए ये आदमी जो है मतलब इनको क्यों कर रहा है। लेकिन अब वो पता चल गया कि वो लॉयल नहीं है पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति, न लीडरशिप के प्रति, और उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो है कांग्रेस, ये बीजेपी की तरफ, मोदी की तरफ। तो ये खुद ही अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। ये जरूर इससे कठिनाई होगी कांग्रेस को, लेकिन इसको कांग्रेस को ये रिस्क लेना होगा, ये रिस्क लेना होगा। ये दोनों चीजें नहीं चल सकती कि आप मोदी के समर्थन में रहिए और कांग्रेस में बैठे रहिए। तो इसीलिए ये जो है आप इसमें भी नजर आ जाएगा, बल्कि वो ऐसे ऐसे मुद्दे डाल रहे हैं जिसमें लोग एक्सपोज हो जाए, जो कांग्रेस में जो कमजोर दिल के लोग हैं वो एक्सपोज हो जाए। और राहुल गांधी का रास्ता कठिन है, इससे कोई इसमें इनकार नहीं। पूरा का पूरा मीडिया देख रहे हैं कि इसमें चालू हो गया। अभी वो एक्सप्रेस ही खुद करा कि हमने जांच की,
अरे आपको जब डेटा वो कांग्रेस को नहीं दे रहा है तो आपको कौन सा डेटा मिल रहा है? जो सिर्फ यही आपने किया है कि जो चुनाव आयोग के ऑफिस ने बताया आपको, उस हिसाब से आपने उनकी तरफ से लिख दिया, और उसको वो बता रहे कि हमने जांच की। अरे आपने जांच की तो फिर क्या जांच की? कुछ नहीं जांच की। तो ये अब इसमें क्रेडिट लेने के लिए कि राहुल गांधी का के मतलब आरोप का खंडन करने का के लिए हम भी आगे हैं, इसके लिए आप चैनल्स वगैरह में, और मैंने नहीं देखा है सुबह से कुछ, कोई भी चैनल खोलना नहीं पाया हूं, तो इसलिए मुझको पता नहीं है, लेकिन मुझको लग रहा है कि उसमें भी अब कंपटीशन चल रहा होगा कि हम जो है कितना आगे बढ़ के ये कर रहे हैं। जो आप इसके मामले में आप देख चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, तो वो ये एक मतलब पूरा इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, मीडिया, वो उसका अलाइनमेंट, साथ में जो स्लीपर सेल है कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में, जो कमजोर लिंक है, ये सब मिलकर ये सब राहुल गांधी के ये करेंगे, मतलब के खिलाफ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को इसमें पब्लिक ओपिनियन का जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि लोगों को शक तो जरूर है। देखिए चुनाव आयोग, अच्छा ये जो इसमें कोई तर्क नहीं है कि आप अभी तक सरकार ही अपॉइंट करती आई है, वही सरकार अपॉइंट की थी सेशन को, और वही सेशन कोर्ट में भी गए गवर्नमेंट के खिलाफ। वहां इंस्टीट्यूशन जो है, वो इंस्टीट्यूशन में इतना दम था कि वो सरकार के खिलाफ जा करके उसने कितने मंत्रियों और कितने क्या कहते हैं इनको नोटिस भेजा, और उनको जो है सो उनको बंद किया, और उनके हिसाब से नहीं चला। और जो क्या कहते हैं डिप्लॉयमेंट है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसमें भी उन्होंने जो सरकार थी एग्जिस्टिंग सरकार, उसके विरोध में जाकर के अपने तरीके से सब कुछ किया। तो सेशन ने उसका लाइन किया, तो इसका मतलब यह है कि जो सरकार की तरफ से अपॉइंट किया हुआ है वो आपको जो क्या कहते हैं बेईमान ही निकलेगा, ये कहने का कोई अर्थ नहीं। आखिरकार जो ये कोई तर्क है ही नहीं कि सरकार में हम हैं तो बहुत ईमानदार हो गए, और सरकार में के खिलाफ जो बोल रहा है वो बेईमान, ये सब लॉजिक नहीं चलेगा। सरकार में ही अभी तो आ रहा है ना भाई, सारी चीजें आती है ना, कि सरकार में रह करके लोगों ने कितनी बेईमानी की है। वो तो उनके यहाँ मनमोहन सिंह ने दिखाया, हमारी सरकार, अपनी सरकार के लोगों को जेल भेजा। आपने तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं पेश किया है। आपका तो ऐसा है कि आज तक अभी भी कोई भी मामले में एक आदमी को आप बता दीजिए कि इसको ये दिया गया, क्या कहते हैं, सजा मिली हो। सजा मतलब की सिर्फ विपक्ष को रहना है, क्या कहते हैं, कानूनी तौर पर काम करना है, उनको ईमानदारी दिखाना है। वो जो है ईडी वो भी तय करेगी कि भाई आप ईमानदार है या नहीं। ये एक नया न्यू नॉर्मल है पॉलिटिक्स का हिंदुस्तान में, जिसमें कि कोई जवाबदेही नहीं है, आपको किसी को कुछ नहीं कहना है, आप आराम से बोलिए और अपना चलिए। अभी तो अपने खुद के महाराष्ट्र सरकार के कई जो डिसीजंस थे पहले का, उन्होंने उसको रद्द किए, और उसमें माना गया कि भाई ये है वो जो रोड वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैंसिल किए। तो आप, लेकिन किसी को कोई जवाबदेही नहीं देना है, किसी को क्या कहते हैं कि किसी के बारे में कोई जांच, क्या जांच के बारे में कोई जांच आप बताइए, एक भी जांच बताइए जो 11 साल में सरकार में जो भ्रष्टाचार। इसका मतलब अब ये सोचिए कि आप हेमंत बिस्वा शर्मा को सरकार में रखे हुए हैं, आप अजीत पवार को सरकार में रखते हैं, यहाँ जिस पर आप खुद आरोप लगाते हैं, शुभेंदु अधिकारी को पर आप आरोप लगाते हैं, उसको आप अपना टॉप लीडर बनाते हैं, और उसके बाद आप भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे, तो कौन ये बात सुनने वाला है? ये आप बताएं कि इसको कौन, सबको पता है, ये आरोप खुद के लगाए हुए उनके। तो हमको लग रहा है कि क्रेडिबिलिटी लॉस हो चुका है, और इस मामले में चुनाव आयोग के लिए बेहतर यही है कि चुनाव आयोग, हमको लग रहा था कि जो नए आए आयुक्त शायद वो जो है कुछ ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ उन्होंने बीच में कहा कि हम ये डेटा कर रहे हैं, वो डेटा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि अभी जो ये मामले पर टेस्ट केस हो गया, मतलब ये जो चुनाव आयुक्त नए आए हैं उनका जो आगे चुनाव आने वाले हैं बिहार के या बाकी चुनाव, उसमें क्या रवैया होगा, इसका अंदाजा इससे आपको मिल रहा है।
तो एक तरह का मतलब घंटी बजा दी, सावधानी की उन्होंने, और उसका डिबेट भी शुरू हो गया। अभी ये जो डिबेट अटका हुआ था सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पे जो नैरेटिव थी, वो नैरेटिव चेंज कर दिया। राहुल गांधी ये सेट कर रहे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स का, इससे ये भी जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।